शुक्रिया स्पीकर साहब। वो मुझे लग रहा था कि जब हाथ में मैंने पहली ऑब्जेक्शन की थी, जो लेके डिक्टेट करके आते हैं तो उनको इसी तरह डिक्टेशन के लिए दिया जाता है, वो इसी तरह डिक्टेशन को पढ़ के अपने नंबर जो है वो बढ़ा रहे होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने बिलाखिर तमाम जमहूरी कुव्वतों के मुतालबे को इज्जत देते हुए मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब साद रफीक साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए। यकीनन ये जमहूरियत और जमहूरी रवायात की फतह है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप इस जमहूरी रवायात को जिंदा रखेंगे। अभी मेरी बहन कुछ बातें कर रही थी, मेरे वजीर आजम, अब मैं क्या बताऊं कि वो दुनिया भर में उनको स्कूलों के अंदर एडमिशन कराने के लिए अखबारात के अंदर खबरें लग रही हैं कि वो कम से कम पार्लिमानी जो रवायात होती हैं उन्हीं को सीख लें, कि जिसमें जिन सफ़ों में वो आगे जाके बैठ जाते हैं, कम से कम वो जब कोई आता है तो खड़े होकर उनसे हाथ भी मिला लिया करें। ये भी उनको सिखाना पड़ेगा। यही नहीं, बल्कि आज कल ही उनका एक ट्वीट हुआ था जिसको उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर का जो ट्वीट था वो खलील जिब्रान के नाम से मंसूब किया। कभी वो हाशिम रफसंजानी से मिलके आ जाते हैं, कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम तारीख से ही निकाल देते हैं, कभी जर्मनी को जापान से भी मिला देते हैं, कभी जोलान की पहाड़ियों में फलस्तीन आ जाता है, कभी साल में 12 मौसम भी आ जाते हैं, कभी लाइट की स्पीड के साथ से भी तेज जो है वो ट्रेनें चलने लगती हैं। और यही नहीं, मैं समझती हूं कि उन्होंने जो बात कही हर चीज पर उन्होंने हमेशा यू टर्न लिया। कल तक उनके लिए IMF में जाना खुदकशी के मुतरातिफ था। कल तक उनके लिए कशको लेके जाना जो है वो हुक्मरान नाहल होते थे, वो गोली खा के मर जाना चाहिए था। लेकिन हर वो काम किया जिसके लिए उन्होंने कल माजी में इस पार्लियामेंट पे हमले भी किए। आप तो शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में जमहूरियत की बुनियाद रखी, इस मुल्क को आइन दिया, इस मुल्क को पार्लियामेंट दी। आज आप जिस पार्लियामेंट में बैठकर बातें करते हैं, कल जिस पार्लियामेंट पर आप हमले कर रहे थे, कल जिस पार्लियामेंट के ऊपर आप गालियां देते थे, कल जिन पार्लियामेंटेरियन को आप लानते देते थे स्ट्रीट चौक पे खड़े होके, आज उसी पार्लियामेंट में आप बैठकर हुकूमत कर रहे हैं और हुकूमत के मजे उड़ा रहे हैं। और कल फिर आप इस तरीके की जो बातें करते हैं, आपके लीडर हो या उनके सपोर्टर हो, मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप लोग सपोर्ट कैसे कर जाते हैं। क्योंकि हर वो बात कल जो मायूब थी आज वो बेहतर हो गई। अभी बात हो रही प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो है जी खर्चा कम कर दिया। अरे शेम, मैं तो कहती हूँ अभी आपने 5 करोड़ ज्यादा खर्च कर डाले और मजीद प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा बढ़ा दिया। हेलीकॉप्टर पर कुत्ते भी आते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं और कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा कम कर दिया। ऐवान सदर के लिए पीड़े बनाए जा रहे हैं। अच्छा, भैंसें भी बिक गई, गायें भी बिक गई, कारें भी बिक गई, कर्जे भी ले लिए। उसके बावजूद इस 10 माह के दौरान आपने कितना कर्जा लिया, कितना आपने इंटरेस्ट बढ़ाया, कितना इस मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। और आप कहते हैं कि वो चोर थे, वो डाकू थे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, $12,000 अरब की रोजाना करप्शन हो रही थी, अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग में जा रहे थे, लांचों में भर के जा रहे थे। अब तो रुक गए ना, अब तो सब लोग करप्ट लोग तो सब जेलों में आ गए। फरिश्तों की हुकूमत आई है, फरिश्तों की हुकूमत आई है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो जो पीपल्स पार्टी से लौटे गए, जो नून लीग के लौटे गए, वो रोजे रखने नहीं गए। उनको पता है कि करप्शन क्या होती है। NRO उनको दिया गया, आप क्या NRO देंगे? आपने NRO उनको दिया जो करप्ट तरीन लोग थे, उनको NRO देकर उन बेंचों पे बैठाया गया और NRO दिया गया अलीमा खान को दिया गया। वो सिलाई मशीनें कर करके उन्होंने न्यू जर्सी में फ्लैट बनाए, उन्होंने दुबई में फ्लैट बनाए, और जिनका बाप करप्ट था, एक मिनट, जिनके बाप को करप्शन के इल्जाम में लगाया, उनकी कौन सी जायदाद थी? 300 कैनाल के महल में रह रहे आप टैक्स कितना देते हैं? 1 लाख
रुपए। शेम। आप लोग बात करते हैं ईमानदारी की। आप एनआरओ तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब मांग रहे, अपोजिशन से मांगा उन्होंने, और उन्होंने अपोजिशन से एनआरओ मांगते हुए कहा, देखें जी, अगर मैं इजलास में आऊं तो अपोजिशन मुझे शोर ना करे, मुझे स्पीच करने का हक दे। ये होता है एनआरओ। ये आपने एनआरओ मांगा प्राइम मिनिस्टर साहब। आप जाहिर है इलेक्टेड हो तो उनको रवायात का भी पता हो, उन्हें यह भी पता हो कि करना क्या है। अब मैं बजट के कुछ मारूजात पेश करना चाहती हूँ, मगर क्या बात करूं। इनकी बरकत से पाकिस्तान की ज़राअत कम होकर 0.85% पर आ गई है। इंडस्ट्री की तरक्की गिरकर 1.54% पर आ गई है। वो बैरूनी सरमायाकारी जो इनके आज मिनिस्टर हैं, वो कहते थे बाहर मुल्क में, यही इमरान खान कहते थे कि बाहर मुल्क के बैठे हुए लोग पैसे डॉलर लेके बैठे, इन पर ट्रस्ट नहीं करते, हम जिस दिन आएंगे यहाँ अरबों डॉलर आएंगे और मईशत हमारी ऊपर चली जाएगी। आपको बताऊं कि पैसे कितने बाहर चले गए, यानी बैरूनी सरमायाकारी यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वक्त कम होके मनफी -51.7 पर चली गई है। यह है आपके हुकूमत का ट्रस्ट। बजट का खसारा 7.1% पे हो गया। सरकारी कर्जा एक साल के अंदर 12.7% इजाफा हो चुका है। मौजूदा बजट के लिए मैं सिर्फ एक बात ये कहूंगी कि ये बजट आवाम के लिए जालिमाना, गुलामाना, आमिराना, मगर IMF के लिए दोस्ताना है। लिहाजा इस बजट पर क्या बात की जा सकती है। आपने बजट के हवाले से सबसे ज्यादा जो इस वक्त है दवाओं में इजाफा, आपके ऑयल के अंदर इजाफा, चीनी में इजाफा, आटे की कीमत में इजाफा। गरीब आदमी, आप कह रहे हैं गरीब को हमने, गरीब के हमदर्द हैं, गरीब से तो आपने रोटी भी छीन ली है। खाने की एक एक अशिया इस वक्त महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस की कीमतों में पहले 160% इजाफा हुआ था, फिर 200 के करीब होने जा रहा है। IMF की गुलामी के लिए IMF के सरबराहों लोगों को यहाँ बुला के इदारों का सरबराह बना दिया, और आप बात करते हैं इंडिपेंडेंट। आप तो सारी चीजें जो है डिक्टेशन के ऊपर चल रहे हैं, पूरी सिलेक्टेड हुकूमत डिक्टेशन के ऊपर चल रही है। आप क्या आवाम को जो है रिलीफ देंगे। अभी एक और भाई कराची से उठे थे, कराची का बड़ा दर्द था, बड़ी हमदर्दी थी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू स्पीकिंग हूँ, मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, महाजिर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि महाजिरों को कब वतन छोड़ के वापस जाना पड़ेगा। उन्होंने कोई तारीख ही नहीं दी कि उन्हें वापस कब जाना है। अफगान महाजिरीन भी आए हुए हैं, ये भी शायद महाजिर हैं, लेकिन मुझे ये फख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और मुझे ये भी फख्र है कि मैं उस घराने से हूँ जिनका तहजीब व तमद्दुन में अपना एक मुकाम होता था। मैं यूपी के से बिलोंग करती हूँ। यूपी और सीपी की तहजीब व तमद्दुन एक अपना मुकाम रखती थी, और जब हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया तो उसमें हमारे भी खानदान का खून शामिल था। और जब हम सब हिजरत करके पाकिस्तान आए तो हम अपनी काबिलियत, अपनी मेरिट पर पाकिस्तान की पोस्टों पे फाइज थे। कराची के अंदर हमारी तहजीब तमद्दुन की वजह से हमें एक अच्छा नाम दिया जाता था, मगर बड़ी बदकिस्मती कि जब से महाजिर बने और उस वक्त से तनज़्ज़ुली का शिकार हो गई कौम। स्पीकर साहब, आपको पता है तहजीब व तमद्दुन के लिए किसी कौम को बनने में सदियां लगती हैं और उजड़ने में लम्हा लगता है, और कहते हैं कि सदियों लम्हों की खता सदियों ने पाई। जब ये महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से आए, कराची के अंदर कत्लो गारत शुरू हुआ, बोरी बंद लाशें शुरू हुई। वो बच्चे जो अपने वालिदैन का इतना अदब करते थे कि उनके सामने ऊंची आवाज में नहीं बात करते थे, जो शाम के औकात में अपने कमरों में बैठ के पढ़ा करते थे, वो उनके हाथों में कलम के बजाय कहा गया जी इनको असला दो, तुम्हारा सेक्टर इंचार्ज जो है ना वो पास करवा देगा, यूनिट इंचार्ज पास करवा देगा। तालीमी इदारों का बर्बाद क्या कहते हैं कि किसी भी कौम को तबाह करना हो तो उससे सबसे पहले तालीम छीनो, तो सबसे पहले इन लोगों ने तालीम छीन के उस उर्दू स्पीकिंग कौम को बर्बाद कर दिया। उसके बाद शाहिदा रहमानी साहब, आप पूरे 10 मिनट हो गए हैं, मुझे थोड़ा सा तो बात करने दें, अभी तो मैं शुरू हूँ।
आप इसको कोई वाइंड अप आधा करें। घंटा बोले तो आपको एतराज नहीं है? बजट पे ही बात कर रही हूँ, आप भी कर रहे थे ना, तो मैं उसी तरह बात कर रही हूँ। कहते हैं कि किसी कौम को तबाह करना हो तो उससे तालीम छीन लो, वो इन्होंने किया कि इस कौम से तालीम छीन के उनके हाथों में कलम दे दिए। फिर क्लाशनकोव कल्चर दिया, बोरी बंद लाशें दी, कराची को एक कॉल के ऊपर बंद करा दिया जाता था, कराची के अंदर लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। कहते थे जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, और मैं उसकी विक्टिमाइज हूँ। मुझे अपना घर, अपना कारोबार 1 घंटे में बंद करना पड़ा, मुझे घर से बेदखल कर दिया गया। मैं भी कराची में रहने वाली थी, मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा कि जी कायद का गद्दार है। उर्दू स्पीकिंग आप पीपल्स पार्टी में कर रहे हैं, वहां तो ना मजहबी आज़ादी थी ना सियासी आज़ादी थी। मैं क्रेडिट देती हूँ सिंध गवर्नमेंट को, साबका वफाकी हुकूमत को, तमाम लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को कि जिन्होंने कराची के अंदर अमन कायम किया, जिन्होंने कराची की रोशनियों को दोबाला किया, जिन्होंने कराची की रोशनियां लेकर वापस आए, और आज कराची पुरअमन तरीके से हम सब रह रहे हैं। और तमाम सियासी जमातें जो जीत कर आई हैं वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हमने कराची के अंदर अमन कायम किया। हाँ, अब कराची एक आवाज पे बंद नहीं होता, लेकिन वो बात कर रहे हैं जो कि हर हुकूमत का हिस्सा रहे, वो कि जिन्होंने, मैं इस पे एक शेर कहूंगी, लगा के आंख शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर है बहुत। तो ये तो जनरल मुशर्रफ के दौर में जब 12 मई का वाकया हुआ तो उस दिन शहर को आग लगा दी गई, उस दिन खून की नदियां बहाई गईं, उस दिन कत्ल गारत किया गया। कहा जाओ अपने बदले ले लो, कहा ये हमारी ताकत थी रात को उस जनरल मुशर्रफ ने। ये तो हर आमिर के साथ रहे और आमिर डिक्टेटर की पैदावार थे, फिर हर हुकूमत के अंदर अपना हिस्सा रहते रहे और आज भी अपना खराज वसूल कर रहे हैं, चाहे 4 सीटों के साथ बैठ के कर रहे हैं। लेकिन आज भी आपको ब्लैक मेल करके बजट के मौके पे एक और उन्होंने मिनिस्ट्री ले ली, और फिर वो बात करते हैं करप्शन की। जिन्होंने वाटर बोर्ड, केएमसी, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, हम गवाएं कि जब हमारी हुकूमत होती थी तो कराची की तमाम नौकरियां ये आकर लेके जाया करते थे, तमाम इदारों में इनके लोग बैठे। आज भी कराची के अंदर अगर पानी की किल्लत है तो वाटर बोर्ड पे बैठे हुए इनके वॉलमैन पैसे लेते हैं, प्लेटें लगाते हैं, लाइनें बंद करते हैं। अगर बारिश होती है तो सेवरेज की लाइनों में गद्दे और पता नहीं क्या क्या चीजें लगा दिए जाते हैं ताकि सिंध हुकूमत को बदनाम किया जाए। लेकिन सच सच होता है और झूठ हमेशा झूठ रहता है, और यही वो झूठ है कि जो कल तक इमरान खान अपने इख्तिदार को पाने के लिए आवाम को झूठ बोल के बेवकूफ बनाते थे कि हम आएंगे। जब महंगाई होती है तो वजीर आजम चोर होता है। तो भाई आज जो महंगाई इतनी बढ़ी है, इन्फ्लेशन इस मुल्क में बढ़ी है, तो वजीर आजम चोर है ना। वजीर आजम चोर है, वजीर आजम की बहन चोर है, वजीर आजम का टब्बर चोर है, वजीर आजम के कैबिनेट में बैठे हुए सारे लोग चोर हैं। यही वजह है कि इस मुल्क की मईशत जो है आज इस नहज पे पहुंच गई है कि हमें इस मईशत के लिए, आप बात करते हैं पिछली हुकूमत का, आप बात करते हैं हमें जिस दौर में, ये इसको हज़फ करें जी, इस अल्फाज को। जी हाँ, जब वहां से बोला जाता है तो आप ये हजफ नहीं इसको हज़फ कराते। किया जाए, हज़फ कर दिया जी, इसको कर दिया जी, किया, इसको कर दिया। जब वहाँ पर जरदारी साहब का नाम लेके चोर कहा गया तो हजफ नहीं कराया गया। इसको मैंने उसी टाइम किया, हज़फ कर दिया था नहीं जी। सर, मैंने किया जो खड़ा हो रहा है आप वो बात अपनी कर बात रहे हैं। जारी रखें, अपनी बात जारी रखें जी, और इसको खत्म करें। 12 मिनट हो गए हैं। सर बात ये फ्लोर पे हो गई। शाजिया मरी साहब आप बैठ हो जाएं, गई। प्लीज आप बैठ जाएं, हो और गई। 1 मिनट के अंदर आप अपनी बात को खत्म करें जी। कल मिनिस्टर 7 मिनट साहब का टाइम है, मिनिस्टर उसको- साहब बात कर रहे थे, कल मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे। मिनिस्टर साहब बस करें, आप जल्दी अपनी बात खत्म करें 1 मिनट के अंदर। मैं बात कर रही जी हूँ। मुझे बस 1 मिनट आपके पास टाइम है, मिनिस्टर साहब आप भी तकरीर बात को कर खत्म रहे थे करें। कि पिछली हुकूमतें चोर हैं, लेकिन मैं मिनिस्टर साहब से पूछूंगी कि आप हर हुकूमत का हिस्सा रहे तो आप क्या थे। सिर्फ मैं से यह सवाल पूछना चाहती हूँ।
एक मिनट, ये अपनी बात को खत्म करें उसके बाद जी। अच्छा, इसके उमर अयूब साथ साहब, ये- ये 1 मिनट बात खत्म कर दें, उसके बाद मैं आपको नहीं, नहीं, आप इनको कहूंगा। आपको दे रहा हूँ मैं पॉइंट। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, बात है सच की मगर बात है रुसवाई की। आप उमर अयूब साहब, आपको मौका 1 मिनट आपको दूंगा जी। आप 1 मिनट आप बैठे क्यों भाई, बात करने आप दें। बैठ जाएं। शाजिया मरी साहब, आप बैठ जाएं। आप बार बार खड़ी हो रही हैं, बैठ जाएं आप प्लीज। अब उनको 1 मिनट के अंदर खत्म करने दें बात। उनको भी मैं कह चुका हूं, सबको कह चुका हूं। आप भी बराए मेहरबानी बैठे। आप बैठे अपनी आप बैठ जाएं जी। बात करने दें उनको। आपका आखिरी मिनट चल रहा है, आप अपनी बात खत्म करें, मैं दूसरे को दूंगा चल रहा है, मुझे बात करने दें। स्पीकर साहब, ये आपको डिक्टेट नहीं कर सकता, आप मुझे डिक्टेट आप कर सकते खत्म हैं। करें जी अपनी बात। मैं बात कर रही हूँ, मुझे बात करने दें। बैठ जाएं, सारे बैठ जाएं स्पीकर आराम साहब, से। आप अपनी अपनी बारियां ले चुके हैं, उनको भी बोलने दें जी। बोले स्पीकर साहब, मौजूदा हुकूमत ने, मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा महंगाई, दूसरी बात ये कि एजुकेशन पर जब ये हुकूमत अपोजिशन में थी तो इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई और बड़ी बेहतरीन पॉलिसी थी, जिसके अंदर यकसा निज़ाम तालीम और तमाम वो लोग जो स्कूल से बाहर हैं उन्हें स्कूल में लाना, ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन बड़ी बदकिस्मती इस वक्त के वो लोग जो PhD स्कॉलरशिप से कर रहे थे, जामियात में वो प्रोग्राम बंद कर दिया गया, HEC का बजट कट कर दिया गया, हेल्थ के अंदर बजट कट कर दिया गया। हेल्थ में कराची के हॉस्पिटल जो हमारी सिंध गवर्नमेंट बेहतरीन अंदाज से रन कर रही थी, उन हॉस्पिटल के लिए बजट तो नहीं रखा, लेकिन उन हॉस्पिटल्स को जो है हुकूमत ने अपने अंडर तहवील में लिया, जो कि मैं समझती हूँ कि 18th अमेंडमेंट की भी वायलेशन है। इसी तरीके से एजुकेशन का हवाले से भी आपने बजाय इसके कि उसके अंदर आप बजट को बढ़ाते हो, दुनिया में वही कौमें तरक्की करती हैं कि जहां पर एजुकेशन के बजट को बढ़ाया जाता है, जहां एजुकेशन का, और ये मेरा नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर की साबका जब अपोजिशन में थे तो उनके स्पीचेस उठा के देखें कि वो ये रिकमेंडेशन देते थे। लेकिन आज क्या मजबूरी है कि उन्होंने PM हाउस का बजट तो बढ़ा दिया, ऐवान सदर का बढ़ा दिया, लेकिन एजुकेशन का कम कर दिया। इसी तरीके से बजट में खवातीन के हवाले से भी कोई ऐसी तजावीज़ गौर में नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि खवातीन को बजट के अंदर औरतों की मुलाजमत के लिए जो बालाई उम्र की हद है उसको जो है वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि जनाब स्पीकर इस वक्त कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी के आप रिजल्ट उठा के देख लें तो बच्चियां सबसे ज़्यादा मेहनत करती हैं, हर फील्ड में आगे जा रही हैं, टॉप करती हैं, लेकिन जहां और अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवाती हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो मखसूस हमारा समाजी, आप खुद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको मालूम है माशरती पाबंदियों की वजह से जॉब करने वाली बच्चियों को मुलाजमत की इजाज़त नहीं मिलती, या घरेलू मसाइल की वजह से वो मुलाजमत नहीं कर पाती, और जब उनकी उम्र 25 साल होती है और जब वो थोड़ी इंडिपेंडेंट होती है तो उस वक्त जो है उनकी मुलाजमत की उम्र निकल जाती है। तो मैं ये कहूँगी कि हमारा माशरा जो बच्चियों के 6 साल कर रहा है, अगर स्पीकर साहब बच्चों की बालाई उम्र को ख़त्म कर दिया जाए, 25 साल को बजाय उसको लेडीज़ के लिए आप 50 साल कर दें, तो ये होगा कि वो जब उनको कोई मजबूरी होगी या कोई ऐसी दिक्कत होगी तो वो मुलाजमतें कर सकती हैं। इसी तरह मेरी दूसरी तजवीज़ ये है कि सरकारी इदारों में जो मुलाजमतें करती हैं खवातीन और उसके बाद उन्हें जब शादी होती है ससुराल की तरफ से, स्टार्टिंग 30 सेकंड है, आप इसको खत्म करें अपनी स्पीच। मैं कुछ तजावीज़ देना चाह रही हूँ स्पीकर साहब, आप मुझे, तो उन खवातीन को अगर वो छुट्टियां लेना चाहती हैं विदाउट पे तो उनको वो छुट्टी दे दी जाए, ताकि वो जब वो अपने प्रॉब्लम से निकलें तो वो कम से कम उन बच्चियों की जो है उनको वो लीव मिल जाए और वो दोबारा आकर अपने काम को कर सकें। इसी तरीके से शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब।